Hello everyone, this is Pankaj Gowat, and today today we are going to discuss about the regulations number 147, which was left before the started of 148. Okay, means कि 147 बाय मिस्टेक से छूट गया था, जो कि आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा कुछ रेगुलेशंस है नहीं उसमें, 2-3 पॉइंट ही है। और हमने क्या करा था कि 148 को रिवाइज करा था। दरअसल मैंने बताया था कि हमें 15 दिन दिल्ली में होना होता है और फिर बाकी 10 दिन अपने होम टाउन में। तो फॉलो में नहीं था, बट उसको सही से करने में थोड़ा टाइम टेकन लगता है। दैट्स वाई वो 147 छूट गया था। एनीवेज आज कंप्लीट करेंगे 147। वन मोर थिंग कि अपने जितने भी भारतीय नागरिक हैं, जितने भी भारतीय स्टूडेंट हैं और जितने भी भारतीय हैं, विशेषकर हमारे जितने भी दर्शक है या फिर व्यूअर्स है या फिर हमारे रिलेशंस जो भी है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आप सभी से एक विनती है, सुबह सुबह की एक विनती है कि अमेरिका आप देख सकते हो कि इस तरह की अपनी रणनीति अपना रही है। तो कहीं ना कहीं अभी विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश देखा जाए तो उभर कर आ रही है अमेरिका। ठीक ना, रशिया उनकी टक्कर में है बट उतनी नहीं है, चाइना भी उतनी सफल नहीं है। अमेरिका अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ काफ़ी आर्थिक इकोनॉमी भी उनकी एडवांस हो गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो वेनेजुएला में अभी जो मैटर हुआ है वो कभी इंडिया में ना हो, या फिर ऐसे कोई भी क्राइसिस, सिर्फ मनी क्राइसिस ही नहीं, फूड एंड बेवरेज क्राइसिस या फिर समथिंग क्राइसिस, ऑयल से लेकर किसी भी सेक्टर में कोई क्राइसिस ना आए, ये हमें देखना है और इससे हमें बचाव करना है। तो अगर देखा जाए अमेरिका, शायद आप लोग की हिस्ट्री उतनी या फिर बहुत लोगों की हिस्ट्री भी अच्छी है। तो जब विश्व युद्ध चल रही थी और शायद 1971 में पाकिस्तान से हमारी युद्ध चल रही थी और समथिंग एक युद्ध चाइना से भी हुई, तो उस दरमियान में फूड क्राइसिस हुई थी इंडिया में, यानी कि राशन नहीं था इंडिया में खाने पीने के लिए। तो उस टाइम के वर्तमान प्रधानमंत्री ने अमेरिका से हेल्प मांगा था कि हमें गेहूं या फिर कुछ सप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका ने मना कर दिया था। मैंने ये चीज पढ़ा हुआ हूँ इतिहास की किताबों में, अमेरिका ने मना कर दिया था। बहुत रिक्वेस्ट हो जाने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने गेहूं की बोरियां भेजना शुरू किया, यानी कि गेहूं भेजना शुरू किया। बट उस गेहूं में कुछ ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ सीड, मतलब ऐसे जंगली सीड का मिक्सचर कर दिया था, जिसके वजह से वो अगर खेतों में या किसी मिट्टी के प्रकोप में आता है, प्रभाव में आता है, तो वो पूरी की पूरी फर्टिलिटी सॉइल की खराब कर देती है। इतने चालाक थे अमेरिका वाले। जो आप अभी गाजर के फूल, नोट खाने वाला गाजर के फूल एक अजीब तरह से प्लांट है, वो उन्हीं का देन है, जो कि बहुत ही खतरनाक जहरीला होता है, इतना कि सोइल की फर्टिलिटी भी खत्म कर देता है। तो उस समय उनकी प्लान थी। देखो आगे लोग कैसे बढ़ते हैं, दूर जब तक कोई विजिबिलिटी दूर तक नहीं रखे, जब तक कोई दूरदर्शी ना हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। सेम इट इज, आप ये भी देखा जा सकते हो कि अमेरिका ने या फिर अदर कंट्री ने हमें आपसी
संबंधों मतलब विदेश आपसी जितने भी हमारे देश के आसपास पड़ोसी है उनसे आपसी विवादों में पड़े रहने के लिए जानबूझ के, या फिर ये भी हो सकता है कि भारत विकसित ना करे तो इनके आपस में ही इसे फूट करके उलझा दे। फूट करके उलझा दे मीन्स व्हाट? फूट हुआ ना भाई, पाकिस्तान का फूट हुआ ना, बांग्लादेश, नेपाल, कभी कभी नेपाल भी आता है ना हम लोग के अगेंस्ट में। तो अगर हम लोग अभी सिर्फ आपसी विवादों में उलझे रहे तो रिसोर्सेस के बारे में कैसे सोचेंगे, भविष्य को और डेवलप करने के बारे में कैसे सोचेंगे? तो एक मसला ये भी है कि भारत का ज्यादा विकसित ना होना, यानी कि आपसी पड़ोसियों देशों से टकराव या फिर किसी की रणनीति होगी एज ए नेहरू पीरियड में या किसी की पीरियड में कि इन लोग को ऐसे ऐसे कर देने से ये आपस में लड़ते रहेंगे और कभी भविष्य के बारे में या टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे नहीं, है ना? तो नहीं समझ में आई? अरे भाई सुनो, अगर तुम तरक्की के रास्ते पे हो, ठीक है, और तुम्हारे गार्जियन में से कोई चाचा भतीजा या समथिंग तुम्हें देखना पसंद नहीं करते तरक्की, तो वो क्या करेंगे? तुमसे लड़ाई करना स्टार्ट कर देंगे किसी बात को लेके, या किसी मैटर को ही लेके, जमीन को ही लेके मैटर उठा देंगे, तो फिर आप उधर ही फंस जाओगे। तो फिर तरक्की वाली जो रास्ते पे चल रहे थे आपको डगमगाहट लगेगी ना। सेम इट इज इंडिया के साथ हुआ। तो कहने का मतलब है कि जितने भी यूएस प्रोडक्ट है, यूएस की अधिकांश सब चीज है, जैसे गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, सारे के सारे सोशल साइट भी उन्हीं का है। और जैसे जैसे हम लोग यूज करते हैं उनकी इकोनॉमिक भी बढ़ते रहती है। तो अब तक जो हम लोग का सर्च इंजन नहीं था, लेकिन अब हमारा अपना खुद का सर्च इंजन आ चुका है। साउथ इंडिया का बंदा है ना जिन्होंने सर्च इंजन बनाया, एज ए गूगल को ना यूज करके हमें OLA को यूज करते हैं और व्हाट्सएप को यूज ना करके हमें RTI को यूज करते हैं। ऐसे धीरे धीरे सारे सर्च इंजन बन रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप मूव ऑन कीजिए, अपने देश हित के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में मूव ऑन कीजिए। आपको इनिशिएटिव करना है धीरे धीरे, जितने भी मेड इन इंडिया है उनका उपयोग करना है, उनका यूजेस करना है, ताकि सपोज दैट अमेरिका से हमारी युद्ध होती है, ठीक है, और सारे के सारे टेक्नोलॉजी को वो हैक कर ले या फिर समथिंग वायरस डाल दे या समथिंग कुछ भी कर ले। भाई युद्ध हो रही है तुमसे, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी की तुम्हें यूज करने के लिए ना दे। गया ना, फेसबुक गया, इंस्टा गया, व्हाट्सएप गया, मेल गया, गूगल गया, सारे के सारे हैक कर लिए हैं उन्होंने, या बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, समथिंग जो भी किया। तो आज के टाइम पे व्हाट्सएप पे ही तो सारा डाटा, सारा इंडिया रन हो रहा है ना। व्हाट्सएप पे, मेल पे ही सारा रन हो रहा है ना। कोई भी डॉक्यूमेंट्री भेजो, मेल डालो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री फोटो वोटो करनी है तो व्हाट्सएप करो। एग्जैक्टली भाई, नहीं करना है अब हमें व्हाट्सएप यूज, अपने देश के लिए सोचना है, अपने देश के हित के लिए सोचना है। हम RTI चलाएंगे, गूगल ना चला के OLA चलवाएंगे। हाँ, थोड़ा नोमेनक्लेचर में दिक्कत है, RTI बहुत कोई बोल नहीं पाते, तो भाई इंडियन व्हाट्सएप बोलिए ना, है ना, इंडियन व्हाट्सएप बोलिए। फिर क्या जो आप गूगल यूज करते हैं वो OLLA समथिंग इस तरह की है, मैसेंजर है, RTI मैसेंजर है, उसको यूज कीजिए। जोहो मेल यूज कीजिए, सब इंडियन धीरे धीरे आप कीजिए। इनफैक्ट की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव कर चुकी है, गवर्नमेंट की सारे मेल भी अब जोहो मेल में ही आ रही है, ठीक है। तो आप सभी से विनती है ताकि अपना इकोनॉमिक बढ़े, अपना सर्च इंजन और प्रोग्रेस करे, और अमेरिका की जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट है उनको धीरे धीरे हम लोग बाइकआउट करें। ओके, एनीवेज रेगुलेशंस 147 बाय मिस्टेक छूट गया था, और 147 में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात है, बट उतनी लंबी नहीं है, बस 2-3 पॉइंट है।
दो तीन पॉइंट में मीन्स दो तीन पॉइंट में क्या है कि अगर कोई एबंडेंट माइंस या फिर डिसकंटिन्यू माइंस या फिर समथिंग सपोज दैट कि हमने माइन बाउंड्री निर्धारित करा कि इतने अंदर अंडरग्राउंड में, जस्ट 1 मिनट में, मॉर्निंग चल रही है तो ठंडी भी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो डू नॉट जज बाय एनी मैन बाय इट्स क्लॉथ, ओके। किसी भी बंदे को उसके कपड़ों से जज नहीं करते हैं, उनके अंदर क्या पर्सनालिटी है उनकी कम्युनिकेशंस ही पेश कर देती है, ओके। तो मैं कुछ भी पहनूं इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता और आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके। हाँ, हम क्या थे 147, ये आप कर लेना 147, मैं कर ही देता हूं। क्या है रेगुलेशंस 147? प्रिकॉशंस अगेंस्ट इरप्शंस गैस, प्रिकॉशंस इरप्शन मतलब बाहर निकलना या गैस का बाहर निकलना, ऑफ गैस, इरप्शन ऑफ गैस या गैस ऑफ गैस। अरे वोल्केनो इरप्शन, समझे? वोल्केनो बाहर निकलती है ना, सेम इट इज यहाँ गैस का इरप्शन मतलब गैस का बाहर निकलना या फूटकर या समथिंग, ओके। रिझाव भी बोल सकते हैं ना, हाँ। तो इसमें क्या मेंटेन किया है डाटा? डाटा मेंटेन क्या है कि अगर ये मेरा बाउंड्री लाइन है और हमने इतने पिलर तक वर्क कर चुका है, भाई जो CMR है काफी NCERT जैसा लेंथी है, एक एक लाइन को यहाँ अच्छे से समझना होता है, कब न कब क्वेश्चन पूछ दे, ओके। इधर सारा पिलर बाय पिलर बना हुआ है। अब हम लोग वर्किंग करते करते यहाँ तक पहुंच गए, ये पिलर खत्म किए, इसको एक्सट्रैक्शंस करके यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक खाते खाते इसको खाते खाते गए अंदर तक। अब बाउंड्री लाइंस हमारा टच हो रहा है, बाउंड्री लाइंस टच हो रहा है, या फिर यहाँ खा के खत्म कर दिया और ये क्या हो गया? गोफ हो गया, वैकेंट स्पेस कॉल्ड गोफ। थर्ड ईयर में आप पढ़े होंगे तो उतनी डिटेल्स में ना जाके, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये गोफ हो गया, सेम इट इज ये भी गोफ हो गया, खाते खाते आ रहे तो गोफ हो गया, ठीक ना। सपोर्ट ऊपर जो देना था दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गोफ में सपोर्ट नहीं लगता, कोक सपोर्ट लगता है। तो इन द केस सॉरी, इसको खाने नहीं आ सकते हैं, हमें तो डेवलपमेंट में ही चल रहे हैं, तो ये लाइन वाली हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। तो इन द केस हमें इसको कोयला स्ट्रेटा मेरा यहाँ तक पता चलता है कि और आगे हमारा कोयला का फॉर्मेशंस है, और आगे हमारा कोयला का फॉर्मेशंस है। तो इन दैट केस हमें क्या करना है कि कोई भी ड्रिलिंग मीन्स क्या, जब तक हम लोग ड्रिलिंग नहीं करेंगे तब तक ब्लास्टिंग नहीं हो सकता। ड्रिलिंग करेंगे तभी तो माल बारूद डाल के ब्लास्टिंग करेंगे। तो इन दी केस ड्रिलिंग या फिर गोफ से और भी हमें कोयल एक्सट्रैक्शंस करना है, तो इस केस में आपको विदिन 3 मीटर का, लेस देन 3 मीटर या 3 मीटर समथिंग है, 3 मीटर का एडवांस बोर होल
करके कंटिन्यू आगे बढ़ना है। एडवांस बोरहोल लेना है 3 मीटर का, वो इसलिए क्योंकि मे भी बहुत डीप है, हो सकता है कहीं भी गैस का इरप्शंस ना हो जाए, मतलब गैस हमें कहीं मिल ना जाए अचानक। और अगर 3-3 मीटर में हम लोग 3-3 मीटर में अगर हम लोग एडवांस बोरहोल करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि अगर गैस यहाँ है, यहाँ इतना सारा गैस प्रेजेंट है और एडवांस बोरहोल हमने इतना यहाँ तक किया, ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो गैस है बाहर, ये कमजोर करके ये बाहर निकलने का कोशिश करेगा, और जैसे ही बाहर निकलने का कोशिश करेगा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, पता चल जाएगा कि गैस है, CO2 है, मीथेन है, तो इनिशियली ऑन दैट स्पॉट में काम रोक देना। तब तक काम रोक देना जब तक कि ये गैस का रिजर्व पूरी तरह से खत्म ना हो। वेंटिलेशन को प्रॉपर रखना है ताकि सारे गैस बाहर निकल सके, ठीक है। एडवांस बोरहोल 3 मीटर का। अबोर्डेंट माइंस में भी ये समथिंग होगा, और गोप के पीरियड में भी ये एडवांस बोरहोल, ठीक है। और एडवांस बोरहोल कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पीरियड में भी हम लोग करते हैं। अगर ये डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो अचानक हम लोग, किसी को पता थोड़ी ना है कि ये 3rd डिग्री माइंस है या 2nd डिग्री माइंस है, या इसके अंदर गैस है या नहीं, तो इस समय भी हम लोग 3 मीटर का एडवांस बोरहोल करके ही डेवलपमेंट का काम करते हैं। 3 मीटर का एडवांस बोरहोल, ताकि अपनी सुरक्षा, जान माल दोनों की सुरक्षा करनी है। ये इस रेगुलेशंस 147 प्रिकॉशंस अगेंस्ट इरप्शंस ऑफ गैस के बारे में बताई गई है। ओ सॉरी, 3 मीटर का एडवांस गैस होल, सॉरी बाय मिस्टेक, क्या है, बोरहोल नॉट लेस देन 1.5 मीटर, सॉरी 3 मीटर ना, ये 3 मीटर का एडवांस बोरहोल ना होके 1.5 मीटर का बोरहोल है। बाय मिस्टेक 1.5 मीटर का बोरहोल है, नॉट लेस देन 1.5, ओके, 1.5, नॉट लेस देन 1.5 मीटर बोरहोल। अच्छा, यहाँ की डिस्टेंस क्या मेंटेन की गई है, गोब तक लास्ट तक डिस्टेंस क्या मेंटेन की गई है, 30 मीटर, where any working is extended to within 30 meter of any gob or disused working containing likely to contain an accumulations of inflammable gas or noxious gases. 30 meter, where any gob is extended to within 30 meter of any gob, where any working is extended within 30 meter of any gob. हम लोग क्या 30 मीटर एक्सटेंस कर रहे हैं, या फिर 30 मीटर करना चाहते हैं, या फिर 30 मीटर से पहले, वो सिस्टम आपको 1.5 मीटर की जो बोरहोल, एडवांस बोरहोल होती है, वो तय करना है, ओके। ये सेंटेंस थोड़ी अजीब सा लग रहा है हमें, काफी दिनों से रिवाइज नहीं ना किया, 1 मिनट फिर से मैं देख लेता हूँ। When any working is extend within 30 meter, extend, when any working is extend within 30 meters, means क्या, extend मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो गोफ से 30 मीटर हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ये गोफ लाइन है, और यहाँ से 30 मीटर आगे बढ़ा रहे हैं, शायद ये पॉइंट निकल के आ रही है। अगर गोप से हम लोग 30 मीटर एक्सटेंड कर रहे हैं तो उस केस में आपको बोरहोल करना है, एडवांस बोरहोल, जो कि 1.5 मीटर का रहे, यानी कि नॉट लेस देन दी 1.5 मीटर का बोरहोल करना है, तब जाके आगे की
समथिंग करनी है। एक मिनट में फिर से इसको एक बार देख लेता हूँ। व्हेन एनी वर्किंग इज एक्सटेंड विद इन 30 मीटर ऑफ गोफ और डिसयूज्ड वर्किंग कंटेनिंग accumulations of inflammable gas or noxious gas at least one borehole not less than the 1.5 meter deep shall be maintained in advance of the working। हाँ एग्जैक्टली 30 मीटर गोफ लाइन से अगर 30 मीटर हम लोग एक्सटेंड करते हैं किसी माइंस को, किसी फेस को गोफ से, या फिर कोई ऐसा अबंडेंट माइंस जो कि बंद पड़ा हुआ है और उसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं 30 मीटर, तो उस समय आपको क्या करना है, एक एडवांस एक एडवांस बोरहोल लेके वर्किंग को आगे बढ़ाना है ताकि गैस का पता लगाया जा सके। इन द केस अगर गैस मिले तो उसको फिर हम लोग बाहर निकला जा सके। ठीक है, 1.5 मीटर का एडवांस बोरहोल करके आगे बढ़ना है। 1.5 मीटर कहाँ, 30 मीटर एक्सटेंड। ओके, बस यही डाटा है। अच्छा, ये जो पूरी वर्किंग होगी ये किसके निगरानी में होगी? एट द सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटिटिव पर्सन्स हु हैज होल्डिंग मैनेजर सर्टिफिकेट अदरवाइज ओवरमैन सर्टिफिकेट। मैनेजर सर्टिफिकेट अदरवाइज ओवरमैन सर्टिफिकेट। मैनेजर सर्टिफिकेट is equivalent to overman, okay, is equivalent to overman, but assistant manager is also equivalent to mining सरदार। तो मैनेजर जो भी है वो ओवरमैन के इक्विवेलेंट पे ही पदस्थापित या फिर गरिमा होती है। ठीक है, ओवरमैन का गरिमा और मैनेजर की इट इज सेम रहती है, दोनों की रोल सेम रहती है। इसका आप समझ सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर को आप माइनिंग सरदार समझ सकते हैं, इक्विवेलेंट टू माइनिंग सरदार, बट लिखा हुआ नहीं, बट ये लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए रेगुलेशंस 147 को एक बार रीड करते हैं। वेयर एनी वर्किंग इज एक्सटेंड टू विद इन 30 मीटर ऑफ एनी गोफ और डिस्यूज्ड वर्किंग containing or likely to contain an accumulations of inflammable noxious gases, there should be maintained at least one borehole not less than the 1.5 meter deep in advance of working and operations of drilling. The borehole shall be carried out in the supervision of manager, competitive persons, and no lamp or light other than approvable safety lamps or torch shall be used in any such working। अच्छा, ये जो एडवांस बोलो 1.5 मीटर का हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, इसमें सुपरविजन मैनेजर या फिर ओवरमैन के निगरानी में होगी, और वैसे एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे जिसमें डीजीएमएस ने अप्रूव नहीं की हो, या फिर जब तक वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव ना हो। ठीक है, एलएचबी यूज सेफ्टी लैंप भी यूज कर रहे हैं तो डीजीएमएस से अनुमोदित होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए, या फिर चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल होना चाहिए। अच्छा, लैंप भी हम लोग यूज कर रहे हैं, सेफ्टी टॉर्च भी, तो सेम थी वो चीज होना चाहिए डीजीएमएस अप्रूवल। आप समझ सकते हो कि अंडरग्राउंड के पीरियड में मोबाइल क्यों मना किया जाता है, मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड रन बाय ए बैटरी से रन करती है, प्लस जो भी सिग्नल्स की प्रोसीड्यूर होती है वो क्या होती है, वो अल्ट्रावायलेट रे से या फिर गामा रेज या समथिंग कोई रेज से ही उनको सिग्नल मिलता है मोबाइल को। तो कहीं ना कहीं कि अगर आप मोबाइल का यूज टॉर्च में यूज कर रहे हैं, मोबाइल टॉर्च यूज कर रहे हैं एज ए 1.5 मीटर की बोरहोल करते समय, और इंस्टेंट ये गैस आपको मिल गई, तो मोबाइल से जो हीटिंग इफेक्ट या समथिंग थोड़ी सी भी इसे मीथेन का प्रकोप मिल गया तो फिर पूरी की पूरी माइंस ब्लास्ट हो सकती है। मीथेन मोबाइल में बैटरी है ना भाई, थोड़ी सी हीट भी, चिंगारी भी थोड़ी सी भी मिल गई, बहुत हाईली सेंसिबल होती है मीथेन,
CH3 बहुत सेंसिटिव होती है, तो वो पूरी माइंस को ब्लास्टिंग कर सकती है, इसलिए कोई भी सामान DGMS अप्रूवल होना चाहिए। ओके, एंड 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 हाँ, एक जनहित में बात है कि अगर कोई भी पेट्रोलियम व्हीकल्स आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहे हो, या फिर समझ लो कि आप ट्रांसपोर्ट में कहीं बाय कार या बाय बाइक या किसी भी तरह से आप रोड पे सफर कर रहे हो, और आपके आमने सामने पेट्रोलियम व्हीकल्स है, तो उससे ना आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखो भाई। आप क्यों बोल रहे हो सर डिस्टेंस मेंटेन करके रखो भाई? उस जो कंटेनर है ना, कंटेनर की स्ट्रक्चर्स, उसकी डिजाइन ही ऐसी की जाती है कि बाहर की कोई भी वातावरण इफेक्ट ना करे फ्यूल पे। बट आज के टाइम पे आप देख रहे हो कितने करप्शंस होने लगे हैं। क्या पता उस कंटेनर में जो भी गैल्वेनाइज सिस्टम्स या जो भी मटेरियल से बनना चाहिए उसमें थोड़ी सी त्रुटि कर दी गई हो, जिसके कारण बाहर का टेम्परेचर उसको मतलब सह नहीं पा रहा, और ऐसा इन द केस ना हो, बट ऐसा इन द केस हो सकता है कि वो कंटेनर ब्लास्ट कर जाए, वो व्हीकल्स ब्लास्ट कर जाए। है ना, करप्शन हर जगह है कि नहीं? तो एग्जैक्टली तो वैसे व्हीकल से आप लोग, डीजल व्हीकल्स रहे या फिर पेट्रोलियम की कोई भी प्रोडक्ट रहे, आप लोग दूर ही रहे, ठीक है। हाँ, आप अगर प्योर पेट्रोलियम देखना चाहते हो जिसमें थोड़ी सी एज लाइक मीथेन जैसी मैटर हो, तो आप देख सकते हो एरोप्लेन में, एरोस्पेस एविएशंस में जितने भी पेट्रोलियम यूज होते हैं वो सारे के सारे प्योर पेट्रोल होते हैं, प्योर 100% प्योर पेट्रोलियम होते हैं। हवाई जहाज में जो भी फ्यूल यूज हुआ, जैसे हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं ना, हवाई जहाज में भी पेट्रोल यूज होता है, तो वो प्योर पेट्रोलियम होता है, उसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं होती है। और जो हम लोग व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं उसमें 80 या 90% पेट्रोलियम रहता है, 10% इथेनॉल रहता है। इथेनॉल आज तो अब बायो फ्यूल बनाई गई है ना, BP फ्यूल जियो की, उसमें पता नहीं कितने परसेंटेज इथेनॉल क्या, गन्ने का रस से भी इथेनॉल बन सकता है ना, तो उसमें पता नहीं कितने की इथेनॉल है, बट पेट्रोलियम बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं इंजन भी डिफेक्ट हो सकती है बायो पेट्रोलियम से, तो ये भी आप नोटिस रखिए कि ज्यादा माइलेज के चक्कर में बायो पेट्रोलियम वाली फ्यूल ना डलवाए। बायो पेट्रोलियम वाली फ्यूल उसी इंजन में डलवाए जो इंजन उसके लिए लायक हो, ठीक है। अब मेरा डीजल इंजन है, बायो पेट्रोलियम फ्यूल डलवा दिया, बस माइलेज अच्छी चली, जो गाड़ी 5 साल चलने वाली थी वो 2 साल में खत्म हो गई। तो इंजन, जो चीज चाहिए इंजन को वही चीज आप डलवाए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, सब चीज पढ़िए, तभी आप बढ़िया किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ड्राइवर तो हर कोई बन जाता है। ओके, तो रेगुलेशंस 147 प्रिकॉशंस अगेंस्ट इरप्शंस ऑफ गैस। बोरहोल कितने की करनी है? एडवांस बोरहोल 1.5 मीटर की कब करनी है? जब 30 मीटर एक्सटेंड करनी है। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। रनिंग हो चुकी है, सुबह की ठंडी भी है। ओके, थैंक यू।